Hi, this is Miss Sonali. You always listen to me on Sunday with Sonali. This was a relationship show which talks about love, romance, sex, relationship, and sometimes is beyond that. But today I'm starting up and coming up with new series of mine called Boss Beauties. I have a very near and dear friend of mine. She is unstoppable. She's boss. She's beautiful. She is Snehal Kashyap. Hi Snehal. हाय सोनाली, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो आज हम मच। पहली बार फॉर्मल फॉर्मेट में बैठे हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट पहली बार, हमारी मुलाकात ही इंटरव्यू के सेट पर हुई थी पहली बार। हाँ। और उसके बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बने। एंड आई मस्ट से शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ वेरी बॉसी। Well, Snehal, let's talk about your journey of life. But before that, can we talk about our friendship, journey of the friendship? यस, So, do you remember कैसे मिले थे हम लोग? मी स्वामिनी वाले इंटरव्यू में हम पहली बार मिले थे। हाँ। तुम जस्ट वहाँ पर आई थी एंड योर सीम्स लाइक कि ये वाला पल्लो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेट मी चेंज समथिंग। वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सोनाली, उस वक्त मुझे तुमसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं। Oh, I'm too nice, no? नॉट एग्जैक्ट। But still, you are wonderful human being. You are wonderful soul. You are fashion designer. I am You honored. are social activist. You are very artist. The artist is within yourself, right? You do art Creative therapies. personality. हाँ, और अगर आप इन्हें बोलेंगे तो अपने लिए खुद बहुत सारे adjectives और adverbs लगाते रहेंगी ये। हाँ। Well, but इस हंसी के पीछे ना बहुत बड़ा दर्द भी है। यू आर अ स्पेशल मदर। आई थिंक व्हेन यू बिकम द स्पेशल मदर योर एंटायर लाइफ हैज बीन चेंज्ड। ये कहानी लगभग अब बहुत लोगों को पता है, लेकिन उससे पहले की, जब माँ बनने के पहले की स्नेहल कैसी थी, कहाँ से थी, किस तरह से नागपुर में आई या नागपुर में ही पैदा हुई? हमारा बेसिक मतलब मेरा बर्थ नागपुर का ही है। और अपनी फैमिली में एक बड़ी सिस्टर है मेरी, एक छोटा भाई है। 10 इयर्स का डिफरेंस है मेरे भाई में और हम में। और पूरे फैमिली में मतलब मैं सबसे बोल्ड थी। आई एम लाइक अ टॉम बॉय। मतलब बहुत साल तक, आई थिंक 8-9 तक तो ऑलवेज वेयर जीन्स टाइप ऑफ। तभी उस टाइमिंग में इतने जीन्स पैटर्न्स नहीं होते थे, बट आई ऑलवेज वेयर शर्ट पैंट और टी शर्ट टाइप ऑफ थिंग्स। जब 10th में आए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी। तो फिर उसके बाद थोड़े लड़कियों टाइप के कपड़े पहनने शुरू किए। तो अब तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम कंप्लीटली एक लड़की हो करके, टॉम बॉय से ही ट्रांसफॉर्मेशन? मेरा एक मतलब व्हेन आई वाज, मेरा जब फर्स्ट जॉब लगा तभी तक स्टिल आई एम लाइक ओनली, मतलब कंपलसरी था कि जॉब में जा रहे हैं तो आपको फिर घर वाले सब बोलते थे कि सलवार पहन के जाओ। फिर मैं मदर इज टू मुझे बॉय ऐसा कुछ सुनाई दिया था बीच में, और उसके बाद में शिफ्ट जॉब पे हुआ। What was that twist? It was one of my friend, I mean Boyfriend. हाँ, you can say मतलब Okay, he made you realize that you are having the feminine genes and you have to behave like a female. Oh, that's beautiful. I mean he is the only one who realized me very गंदे He made you realize. हाँ, very गंदे तरीके से कि तुम लड़की हो तो behave like a लड़की। Okay, so you are very very fun colleagues in दादिल इंसान। शादी किस तरह की हुई? बस हो गई। Is it a love marriage or arranged marriage? लव का अरेंज समझ लो। लेकिन then how was your life like? किस तरह से लाइफ थी, किस तरह से आगे बढ़ी, और फिर ओजस हुआ? मेरी लाइफ जर्नी वैसे बहुत ही सैड टाइप की है। शादी हुई, उसके बाद मेरे जो ससुराल वाले हैं वो सामने में रहते थे, थोड़े से कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते थे। और मेरा पति एकदम टिपिकल टाइप का मम्मी वाला बॉय, मतलब उसकी मम्मी पापा की पहले ही डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके काका काकू ने उसको बड़ा किया, तो वो बहुत ही ऐसे टिपिकल मामाज बॉय टाइप, मामा बॉय था वो।
मैंने फिर कुछ चीज़ें पटी, कुछ नहीं पटी, उनके अपने रिलेशनशिप के अपने चैलेंजेस थे। हाँ, मराठी कंसेप्ट, मतलब मराठी फैमिली है वो। हाँ, और तुम तो मैं राजपूत और रॉयल खानदान हाँ, से। बस ये रॉयल खानदान वाली कहानी क्या है? रॉयल खानदान मतलब मेरे जो दादाजी हैं वो विक्टोरिया क्रॉस विनर थे और वो राजा मार्तंड सिंह के वंशज को बिलोंग करते हैं, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो मतलब सफेद शेर वाली कहानी। यस 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 एग्जैक्टली। व्हाट अ लवली। देन ओजस, जैसे ओजस का तुम्हारी जिंदगी में आना और तुम्हारा जिंदगी में पर्सनालिटी ही बदल जाना। मेरा ओजस से पहले एक मिसकैरेज हुआ था, 55 डेज का था, बट डॉक्टर ने तब कहा था कि वो 55 डेज के हिसाब से वो बेबी डेवलप ही नहीं हुआ, और उसने तब मुझे बात कही थी कि अगर आप इस मतलब अगर ये बेबी रह गया तो भी वो नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन उस वक्त ना मुझे ये चीज़ समझी नहीं कि नॉर्मल और स्पेशल में फ़र्क क्या होता है। तभी बहुत ऐसे मतलब सेंटी वाला था ना कि फर्स्ट एज अ मदर, तो फिर बट वो मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया और जस्ट मैं घर आई और उसके बाद लेट आवर्स में मुझे ब्लीडिंग शुरू हुआ और वो बेबी मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर ओजस की कहानी कैसे? फिर उसके बाद ओजस आया। तो ओजस के टाइमिंग में भी सेम इश्यूज थे, बट डॉक्टर ने कहा था कि वो 7 मंथ में प्री मैच्योर सिजरिन करेंगे करके, बट गोली बहुत मतलब ओजस बहुत ही छोटा था, 6 महीने कुछ दिन, 7 मंथ भी उसको कंप्लीट होने के थे और तब मुझे पेन शुरू हुआ था। तो सिजरिन करके उसको निकाला, वो बहुत ही छोटा सा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर, बट वो काफ़ी दिन फिर क्यूबेटर में रहा और उसके बाद फिर जब घर आया तो वो 4 महीने का हो गया था, 4-5 महीने का। उसके बाद पहले तक तो उसके मूवमेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी। 5वें महीने में जब उसने शिफ्ट किया तभी समझ में आया कि वो अपना राइट हैंड यूज़ नहीं करता है, और मुझे ये मतलब मुझे फैमिली मेम्बर सबको ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लग गया। हमको पूरा 1 मंथ लग गया कि वो एक अपना राइट साइड मूव क्यों नहीं करता है। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, एक दिन उसने घर पे आकर बताया कि उसने बेटे को देखा, फिर बाद में जाकर बताया कि मुझे उसको सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी जैसा कोई डिसीज़ हो सकता है, क्योंकि वही एक डिसीज़ है जो बाय बर्थ डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों की जो मूवमेंट्स होती है वो अपने पर्टिकुलर टाइमिंग से काफ़ी डिले होती है। ओके मतलब 6-7 में बच्चा टर्न करने लगता है, तो वो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हमने जब उसके पीछे चीज़ें शुरू की, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर सुरेश कुमार अरूर है जो काफ़ी टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में आते हैं, उनको दिखाया। फिर उन्होंने शिंगाड़े सर, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, सब ने ये कंफर्म किया कि वो सीपी चाइल्ड है। When did you realize कि he is special child? How was your reaction as a mother? And how others reacted? आज मदर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज था। हाँ, क्योंकि इस दरमियान ऐसा सवाल यकीनन आता है कि औरत के मन में कि why me? वो तो मुझे रोज ही आता है। आई रियलाइज रोज ही कि भगवान जी को मतलब इतनी क्या खुन्नस है कि सब चीज़ें मेरे साथ ही होती है। देन आई रियलाइज कि अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर कोई कैप्टन नहीं होता है ना, सीखते तो सभी है, किसी एक ही को चुना जाता है। सो मे बी भगवान जी ने मुझे चुना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी चुनता है भगवान, वो अच्छे के लिए चुनता है, किसी कॉज के लिए चुनता है। मुझे लगता है ओजस का स्पेशल होना तुम्हें स्पेशल मदर बना चुका है। हाँ, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। एंड ये ज़िंदगी फाउंडेशन तुमने उसी के लिए शुरुआत की। तुमने मुझे बताया भी था, बिकॉज वी टॉक अ लॉट यू नो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड वी शेयर दैट काइंड ऑफ बॉन्ड। तो यू वर टेलिंग मी दैट इंसिडेंट वन डे दैट वन काइंड ऑफ अंकल आंटी जिस तरह से तुम्हें आए और जिस तरह से ओजस को बोला, व्हाट वाज दैट लाइक यू नो? वो त्रिमूर्ति नगर के NIT गार्डन का इंसिडेंस था। मैं अपने बेटे को हमेशा वहाँ लेकर जाती थी, तब वो पैर की उंगलियों पे चलता था, मतलब ऐसे एक राइट जो था उसका वो उंगलियों पे चलता था, स्टेबल नहीं रहता था और उसका कांस्टेंट ड्रूलिंग होता था।
तो वो अंकल आंटी ऐसे घूमते फिरते थे और वो उन्होंने आकर मुझे बहुत सारी बातें मराठी में पूछी कि ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। फिर सारे जितने भी उनके पास ज्ञान थे वो सारे मुझे दे दिए कि इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, सब चीज़ें। इवन उन्होंने मुझे एक सिंगल वर्ड यही नहीं पूछा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, बट सारी चीज़ें अपनी बोलती। और बाद में वो आंटी ने मुझे मराठी में ये चीज़ कहा था कि कायग हा पागल है का। मुझे बहुत बुरा लगा था। वो सॉरी उसके बाद मेरे बेटे को उठाया। यू आर स्ट्रॉन्ग। 2 दिन मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मैं करेज ही नहीं कर पाई थी। फिर तीसरे दिन हम घर से बाहर निकले। मैंने सेम चीज़ मतलब जहाँ हम बैठते थे, और मैंने वो अंकल आंटी को ढूंढा पूरे गार्डन में कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं डिसाइड करके आई थी कि मुझे क्या बोलना है। मैंने देखा और वो हम जब वहाँ खेल रहे थे तो वो उसकी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी ना, मुझे पक्का पता था कि वो बंदी आएगी मेरे पास बात करने। वो दोबारा मेरे पास आई, फिर तू गई नहीं क्या, और ये टाइप जो टिपिकल मराठीज में बोलते हैं वो सारा लैंग्वेज यूज़ करके उसने मुझे कहा। और कहती है कि मराठी में ही कहा था कि वहाँ पर ऐसे पागल लोगों का इलाज होता है। तो मैंने उनसे तब कहा था कि हाँ आंटी, मेरा बेटा पागल है लेकिन आपसे थोड़ा कम है। और लवली आंसर। और ये मैंने उस टाइमिंग ये करारा जवाब है। हाँ, और मैंने उस टाइमिंग से ये चीज़ें एकदम फिक्स करके रखी थी। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे लगता है एज अ मदर, यू बॉर्न एज अ मदर दैट टाइम, कि जो मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना कि जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी। हाँ बिल्कुल। तो वो एक करारा जवाब देकर आई हो। लेकिन ये बात बिल्कुल नोटिस करने वाली है कि सोसाइटी में ये जो चीज़ है, ये एक्सेप्टेंस, व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एवरीवन विद एवरीथिंग, यू नो, जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करना कब आएगा सोसाइटी को। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग ना ये चीज़ नहीं समझते हैं कि आपके पास स्पेशल बच्चा है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो तो नॉर्मल है ना। भले ही बच्चे को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन पेरेंट्स एकदम नॉर्मल है, उसको तो समझ में आ रही है ना, उसकी अपनी जिंदगी है। ट्रू। मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जबकि सीपी ये वर्ड मेरी पूरी खानदान में किसी ने नहीं सुना था मेरे अलावा। अभी तो खैर अभी तो बहुत सारी चीज़ें पता है। हाँ, मतलब ये कहानी है तकरीबन 15 साल पहले। 15 साल पहले। मतलब अभी काफ़ी अवेयरनेस भी आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा बहुत, हम ये तो नहीं कह सकते आज भी कि पूरा एक्सेप्टेंस लेवल आ गया है, लेकिन एटलीस्ट सुनने की मैं एक बात बताऊँ क्या, मतलब अगर तुम ऐसे एक्सेप्टेशन की बात बोलोगी ना तो वो होता नहीं है। क्यों नहीं? अगर आपको उन बच्चों के साथ 10 मिनट 15 मिनट एक इवेंट बिताना होगा ना, तो सब लोग बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से बिताते हैं। बिल्कुल। अगर यही कहे कि इसमें से एक बच्चे को आप 2 घंटा एक दिन या एक पूरा दिन संभाल लीजिए, नोबडी इज रेडी। पर आप सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन एम्पैथी तो दिखा सकते हैं। बट दे नीड केयर, दे नीड एम्पैथी। हाँ, ये फैक्ट है, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करते। You cannot be sympathetical to their parents, right? They show a lot of sympathy to their parents. मेरी अपनी रिलेशन में, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरे अपने रिलेशन में बोला गया था कि कुछ पाप होंगे जिसकी वजह से मुझे ये हुआ। तो मैंने कहा था कि ससुराल से ही बोला गया था, तो मैंने कहा था कि आपके बेटे के भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। 921 डिग्री में उसका बैक कर्व है, और जब हमने उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये चीज़ कही थी कि वो जेनेटिक भी है। अगर वो जेनेटिक है तो फिर कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो सीपी जो मेरे बेटे को है वो उसकी वजह से है। फिर पाप किसके हुए? Being women, it is very difficult to handle. What gives you strength? क्या ऐसी स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर जो कि है कि जो तुम्हें इतना पावरफुल बनाती है? पता नहीं, पर अब आज राजपूत हम जिगर जय राजपूताना। कुछ चीज़ें तो हम जिगर लेके पैदा होते हैं।
और एज अ वुमेन क्या कहोगी? यू आर, बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द वुमेनहुड, राइट? एंड दिस इज ऑल अबाउट बॉस ब्यूटीज. यू आर अ बॉस ऑफ योर लाइफ. एज अ वुमन क्या स्ट्रेंथ है जो तुम में है? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में इतना मुस्कुराना, इतना ठहाके लगाना, गालियां अलग बात है वो यहाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं, अलाउड नहीं है. लेकिन नहीं तो हमें हर चीज़ के बाद में बीप 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 लगाना पड़ेगा. वेल, बट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ क्या है स्नेहल की? मुझे हर किसी से मोहब्बत है. आहा, बड़ा शायराना अंदाज तुम्हारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और मुझे लगता है तो इसी बात पर कुछ सुना दो. कुछ लिखा है रिसेंटली? वो फेसबुक पे होगा याद तो है नहीं. कुछ याद है ना? चाय पे बड़ा खूबसूरत लिखा था तुमने बीच में कुछ. हाँ हाँ, अभी मैंने चाय से शिफ्ट कर लिया इतवार पे, उसके बाद इतवार और चाय तो अभी इतवार पे क्या है? रिसेंटली ऐड फेसबुक पे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था. तो कुछ याद आ रहा है? नहीं यार, मेरा इतना जरा वीक है, मैं बता दूंगी कभी पढ़कर. ओके, व्हेन डिड यू स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग? या पहले से डिग्री ली थी कि किस तरह? नहीं, आई एम LLB ग्रेजुएट. मुझे क्रिमिनल्स में बहुत इंटरेस्ट था. क्रिमिनल्स में क्रिमिनल्स में जस्ट, हाँ मतलब यू मस्ट, आर यू पुटिंग द राइट स्टेटमेंट? यस. अच्छा, तुम्हें क्रिमिनल्स में इंटरेस्ट और ऊपर से यू सरप्राइज्ड कि मुझे PhD करनी थी. और मुझे PhD जिस टॉपिक पे करनी थी वो ये था कि रेपिस्ट का मेंटालिटी क्या होता है. ये मेरा रिसर्च का टॉपिक था. बट समहाउ वो इतना पढ़ने और वो सब के चक्कर में मैंने वो PhD किया नहीं. अभी भी कुछ PhD चल रही है? वो तो जिंदगी की है, वो तो चलती है. क्या लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. और आई थिंक कि अब मैंने लव में थोड़ा PhD कर लेना चाहिए. अभी सीरियस हूँ. ओके, कमिंग बैक टू द फैशन डिजाइनिंग, व्हेन डिड यू स्टार्ट एज अ फैशन डिजाइनर? मैंने अभी डिग्री कंप्लीट किया है. बट इशू इज कि हमने जब फाउंडेशन शुरू किया तो मैंने एज अ आर्ट थेरेपिस्ट उसमें एक आर्ट इम्प्रेशन कोर्स डिज़ाइन किया जो बेसिकली हमारे बच्चों के लिए था. मतलब लाइक ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, ऑटिज़म है, CP चाइल्ड्स है. CP चाइल्ड की मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, मतलब IQ उनका बाकी डिसेबिलिटी से अच्छा होता है, बट दे हैव मोर फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो हमने उनके लिए वो कोर्स डिज़ाइन किया. बट एक ऐसी छोटा सा इंसिडेंट था मेरा और मेरे बेटे के साथ में, तो वो हमारा पंगा हो गया दोनों का. उस चक्कर में उसने एक दिन सारे कलर्स मेरे ड्रेस पे फेंक दिए. मतलब ऐसे उठाया और फेंक दिया. वैसे जिंदगी के भी कलर्स उसने तुम्हारे ऊपर फेंके हैं. हाँ. आगे क्या हुआ? उसने, और अच्छा फिर जब उसको समझ, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी. मतलब अच्छा ड्रेस पहना था और उसने सारे फेंक दिए थे और मुझे पता था कि वो जल्दी मिटने वाले नहीं है. तो मैं एक्चुअल गुस्सा थी उस टाइमिंग पे. और जब उसको समझ में आया कि अब मेरी मम्मी गुस्सा हो गई है तो उसने क्या किया, अपनी टी-शर्ट उतारा और उसको ऐसे ऐसे शुरू किया. देन तभी मुझे लगा कि नहीं, मतलब अगर हम ये जो आर्ट इम्प्रेशन हम कैनवस पे करते हैं तो नागपुर में कैसे कैनवस पेंटिंग्स और इसका आर्ट कल्चर इतना डेवलप नहीं है. तो फिर हमने उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया. अब फैब्रिक में कन्वर्ट करना, तो बीइंग अ आर्टिस्ट मुझे बाकी चीज़ें आती थी, फैब्रिक डिज़ाइनिंग्स और वो सब है वो आता था, लेकिन ड्रेस डिज़ाइन करते नहीं आता था. तो मैंने कुछ अपना स्टाफ जमा किया और उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की ताकि मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ों के नॉलेज आए. नाउ आई एम वर्किंग फॉर खादी, सिल्क. वाओ. मैं डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ और आई एम रनिंग अ स्नेह धागा स्टूडियो. That's amazing. Then you are part of my model. Yeah, I love your designs and I just enjoy wearing your clothes. And I think I wore it in multiple events. और मज़ा आता है. बहुत लोग पूछते हैं कि ये, कुछ लोगों को तो ये भी गलत फहमी है, बड़ी खुश फहमी है कि स्नेहा धागा का जो स्टूडियो है वो मेरा है. कोई बात नहीं. बट यू आर माइन. सो ये जिंदगी फाउंडेशन फिर किस तरह से आगे बढ़ी? क्या क्या किया ये जिंदगी फाउंडेशन में? हमने बहुत सारे, मतलब जो काम किए वो सारे स्पेशल चाइल्ड के लिए किए. मैंने कोविड से पहले तक मेरे पास 47 बच्चे थे जो मैंने वोकेशनली अडॉप्ट किए थे. हम उनका पूरा करियर वो करते थे, मतलब वोकेशनली दे नीड
एजुकेशन उनको उसमें चाहिए। बिकॉज कैसा है कि आप बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनको डिग्री कंपलसरी है, उनको ऐसा लगता है कि बेटे को 10th करा दिया ओपन यूनिवर्सिटी से या 12th करा दिया तो उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वन ऑफ माय स्टूडेंट वो 12th पास आउट है, अभी उसने बीए का कुछ तो एग्जाम पास किया है। इज इट? हाँ, बट उसका स्टिल ABCD भी पूरा नहीं है, क्योंकि वो ओपन यूनिवर्सिटी से राइटर लेकर करवाया है। तो फिर ऐसी पढ़ाई किस काम की? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन बच्चों को ना सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर टेकिंग द डिग्री, राइट? तो उसके लिए फिर तुमने किस तरह के काम किए हैं आगे? क्योंकि कुछ इवेंट्स का हिस्सा तो मैं भी रही हूँ, तो बहुत बच्चों को लेकर तुमने फैशन शोज किए हैं, उनके वर्कशॉप्स किए हैं, ये जिंदगी फाउंडेशंस को लेकर के साथ में तुमने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ वर्कशॉप्स चलाए हैं। अभी मेरे स्नेह धागा में भी 4-5 पेरेंट्स हैं जो ड्रेसेस के लिए काम करके देते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग का जो काम है वो मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, वो करके देते हैं। मेरा फाउंडेशन का ब्रांच एक दिल्ली में है, मुंबई, लखनऊ और अभी बैंगलोर। Exactly. So she is a boss beauty. She runs a studio called Sneha Dhaga. She's working wonderfully with khadi clothes and designing the khadi clothes. Silk. Silk भी। और अच्छा, सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है स्नेहल? लिखती हूँ और बाकी खुद का लिखती हूँ, कुमार विश्वास को सुनती हूँ। आई कुमार विश्वास तो एकदम मस्त है, मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, द वे जिस तरीके से वो चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करते हैं ना, वो एकदम मस्त है, मतलब टच ही होता है वो। मुझे लगता है फ्रेंड्स को लेकर, और फ्रेंड्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम फ्रेंड्स को बहुत पसंद करती हो। हाँ। तो फ्रेंडशिप का क्या डेफिनेशन और मायने है तुम्हारे लिए? बोल दो, शूट आउट। फ्रेंडशिप, मुझे लगता है दोस्त आपकी ज़िंदगी होते हैं जैसे प्यार आपकी ज़िंदगी होता है। और कमीने दोस्त का क्या ख्याल है? वो तो एकदम पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब आप जितनी बार सांस लेते हो ना, उतनी बार आपके कमीने दोस्त आते हैं, जिसमें एक आप है, एक ये है। स्नेहल, मुझे एक बात तुमसे अक्सर पूछने का मन करता है, अगर भगवान को तुम्हें टेलीफोन करके बात करनी हो तो क्या बात करोगी, क्या कहोगे उनसे? अभी वैसे मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल भी नंबर डायल कर सकते हो। मैं भगवान जी को पूछूंगी कि और कुछ बचा है तो वो भी दे दो, ताकि ऊपर जब मैं जाऊं तो किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना रहे। भगवान जी को ही मैं बोल सकूं कि तुमने जितना दिया था मैंने सबका इस्तेमाल कर लिया, अगर कुछ और है तो यही दे दो। What a lovely spirit you have. I think this makes you the ultimate boss beauty. You are beautiful, you are wonderful, you are amazing. Thank you so very much.